नमस्कार, मैं हूँ केशव चंद्र मंडल। मैं कलकत्ता का एक रिसर्चर हूँ। मैं पिछले 22-23 साल से रिसर्च कर रहा हूँ और मेरा रिसर्च का टॉपिक थे क्या क्या टॉपिक का ऊपर मैं रिसर्च किया। मैं लोकल गवर्नमेंट में दैट मीन्स पंचायत में, म्यूनसिपैलिटी में वुमेन एम्पावरमेंट ने काम किया। मैं लोकल गवर्नमेंट्स में काम किया। मैं कंपैरेटिव स्टडी किया। मैं वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान का ऊपर काम किया। फिर मैं स्टेट पॉलिटिक्स में काम किया। फिर मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम किया। मैं कंपैरेटिव स्टडी ऑफ जेंडर मीन्स इंडिया और यूएसए का वुमेन जो है उनका ऊपर कंपैरेटिव स्टडी किया। कैसे एम्पावरमेंट हुआ इंडिया में, कैसा हुआ यूएसए में। मैं बराक ओबामा का ऊपर किताब लिखा। मैं रिसेंटली नहीं 2021 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ऊपर काम किया। उसका ऊपर भी एक किताब लिखा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022-2020 द की टू डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, दिस वाज द टाइटल ऑफ द बुक। उसके बाद मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काम किया। तो जो भी है, मैं 2 दशक से ज़्यादा टाइम से मैं रिसर्च कर रहा हूँ और मैं अभी तक 16 किताब लिखा। 17वीं किताब मेरा लिखा और मैं कंप्लीट कर दिया, पब्लिशर के पास है। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस महीना में या अगले महीना में वो रिलीज़ हो जाएगा, पब्लिश हो जाएगा। उस किताब का नाम है इंडिया 2047 ए विजन फॉर द गोल्डन एज। मतलब अगले 2047 साल में इंडिया कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, इंडिया कैसे $25 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनेगा, उसका एक रोड मैप दिया हुआ है। आप अभी के कुछ दिन पहले ही देखा कि हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो संकल्प पत्र निकाला, तो उस संकल्प पत्र में भी अगर आप मेरा किताब पढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि कितना सिमिलरिटीज़ है, बहुत सारे सिमिलरिटीज़ है। एक्चुअली जो मेरा किताब है ये इसका कॉपी मैं प्राइम मिनिस्टर को भेजा और मैं नीति आयोग का जो से प्राइम मिनिस्टर का एडवाइज़र है, इकोनॉमिक एडवाइज़र, उन लोगों को भी भेजा था। और हमारा वेस्ट बंगाल का 2-4 एमएलए है, उनको भी भेजा। प्रोबेबली किसी भी तरह उनका पास गया, मोदी जी के पास गया। और मुझे तो पूरा यकीन है कि मेरा किताब से भी बहुत कुछ इंस्पिरेशन और बहुत कुछ आइडियाज़ वो लिए हैं देश का डेवलपमेंट करने के लिए। मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि मेरा जो किताब है उस किताब में मैं पहले ही मैं तो 2021 से ही सोचने लगा हूँ कैसे इंडिया 2047 में जब इंडिया का जब 100 साल का मतलब पूरा हो जाएगा इंडिपेंडेंस का, उस टाइम इंडिया को कहाँ जाना है, तो क्या और कहाँ जाना बोलने से नहीं होगा, कैसे जाना है वही रिसर्चर लोगों का बताना है और वही काम मैंने किया। जो भी है मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे इंडिया मोदी का लीडरशिप में पिछले 10 साल में क्या अचीवमेंट किया, मोदी जी ने क्या किया। क्यों आप जब वोट देंगे, क्यों मोदी जी को वोट देंगे, मतलब क्यों आप बीजेपी को वोट देंगे, क्यों बीजेपी को वोट देंगे, वो तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। क्योंकि ये इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, ये इंडिया का डेवलपमेंट का सवाल है, ये जो हमारा फार्मर है उनका डेवलपमेंट का सवाल है, जो हमारा स्टूडेंट है उसका डिसेंट जॉब का सवाल है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट का सवाल है, जो हमारा डिफेंस है, डिफेंस सिस्टम का डेवलपमेंट का सवाल है। जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन का जरिए हम वर्ल्ड में जा सकते हैं, वर्ल्ड में हम और भी ज़्यादा पॉलिसी बना सकते हैं, वर्ल्ड में लीडिंग पोजीशन ले सकते हैं, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड स्टेबिलिटी, वर्ल्ड में ट्रैंक्विलिटी, वर्ल्ड में स्टेबिलिटी लाने का काम कर सकते हो। क्योंकि अगर इंडिया गवर्नमेंट स्ट्रांग होगा तो इंडिया का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, इंडिया का प्रेस्टीज बढ़ जाएगा, इंडिया का डिग्निटी बढ़ जाएगा। और जब इंडिया का प्रेस्टीज बढ़ जाएगा, इंडिया का डिग्निटी बढ़ जाएगा, इंडिया का एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगा, मतलब इंडिया का जो लोग है उनका भी डिग्निटी बढ़ जाएगा, है ना। तो इसीलिए आप लोगों को सबको बहुत सोच समझ के वोट देना चाहिए। और क्यों आप वोट देंगे बीजेपी को, क्यों मैं सवाल करता हूँ, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है जो
पिछले 10 सालों में मोदी जी का परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस कार्ड का जरिए मैंने देखा कि पिछले कोई भी गवर्नमेंट नहीं था, कोई भी प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं था जो वर्ल्ड का सामने ऐसा एक नज़ीर, ऐसा एक एग्जाम्पल खड़ा किया। कोई भी प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं है। आप नेहरू जी को देखिए, आप पी.वी. नरसिम्हा राव को देखिए, आप इंदिरा जी को देखिए, आप राजीव गांधी को देखिए, आप डॉक्टर मनमोहन सिंह को देखिए, उस सबसे आगे जाकर हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो नरेंद्र मोदी क्या किया। वर्ल्ड का ऐसा आज का दिन में वर्ल्ड में ऐसा कोई लीडर नहीं है जो हमारा प्राइम मिनिस्टर को इज्जत नहीं करता है। हमारा प्राइम मिनिस्टर को इज्जत करता है मतलब हमारा देश को इज्जत करता है, हमारा देश को इज्जत करता है मतलब इसका लोगों को इज्जत करता है। तो उनका इज्जत का साथ साथ हमारा भी इज्जत बढ़ गया। और कौन बढ़ा दिया? ये प्राइम मिनिस्टर बढ़ा दिया, है ना। और ये प्राइम मिनिस्टर स्पिरिचुअल भी है। जब कोई प्राइम मिनिस्टर स्पिरिचुअल है तो उनको आप वोट देंगे, और नहीं तो जो स्पिरिचुअल नहीं है, जो हमारा जो ट्रेडिशनल गॉड्स है, गॉडेसेस है, उनको इज्जत नहीं करते हैं, उनको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनको प्रणाम नहीं करते हैं, उनका अनुष्ठान में नहीं जाता है। आप सोचिए, ये सब कुछ सोचने की बात है। ये 21st सेंचुरी है, साइंस टेक्नोलॉजी बहुत आगे गया है। आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में सोचना है, आपको क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट को कैसे आप जूझेंगे उसको सोचना है। आप स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में सोचना है, आपको सोचना है कैसे स्पेस टूरिज्म को आगे ले जाना है, कैसे साइंस टेक्नोलॉजी, कैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी, कैसे हमारा स्पेस में हम टूरिज़्म बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कैसे हमारा जो आर्किटेक्चर है वो आगे और भी बढ़ जाए, कैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े। ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए आपको वोट डालना है ना। तो मैं ये थोड़ा सा परफॉर्मेंस, आपको मोदी जी का परफॉर्मेंस मैं थोड़ा सा आपका सामने मैं पेश करता हूँ। अब देखिए, मैं एक पेपर प्रेजेंट किया था। एक्चुअली ये पेपर मैं टर्की में किया था, उसका नाम था साइंस रिसर्च कांग्रेस, साइंटिफिक रिसर्च 7th इंटरनेशनल UBASDER साइंटिफिक रिसर्च कांग्रेस। वो मैं पिछले महीना को पेश किया था टर्की अंकार में। तो वहीं पे मैं जो बोला था तो वो तो उतना टाइम नहीं मिला सबको पूरा बातें बोलने के लिए। मैं आपको उसका जो जीस्ट है वो मैं आपका सामने रखता हूँ। इतना दिन मैं इंग्लिश में बात किया, तो अब ये मेरा बहुत सारे फ्रेंड है जो बोला कि तू इंग्लिश में बोलता है, तो इंग्लिश में कोई बंगाली लोग नहीं समझते हैं, और ज़्यादातर हिंदी भाषी जो लोग हैं वो भी समझते नहीं। तो तुझे हिंदी में बोलना चाहिए ताकि इंडिया का ज़्यादातर लोग समझ सके, है ना। इसलिए मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल का हूँ, मगर मैं दिल्ली में रह चुका, दिल्ली में करीब 10 साल रह चुका 90s में। तो अभी तो भूल ही गया हिंदी, फिर भी जितना मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ हिंदी में बोलने के लिए। और अगर मतलब गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो मुझे बोलना है कि अब देखिए इंडिया का जो GDP ग्रोथ है, GDP ग्रोथ कितना अच्छा है। ये 2023-24 साल में आप देखिएगा 7.3% इंडिया का GDP ग्रोथ था, तो ये बहुत अच्छा है। और रिसेंटली ये GDP ग्रोथ और भी बढ़ गया, है ना। तो GDP ग्रोथ बढ़ने का मतलब क्या है? GDP ग्रोथ होने का मतलब है इंडिया का इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और इंडिया का इकोनॉमी कितना तेज़ी से बढ़ रहा है ना, ये वर्ल्ड में जितना सारे इंडिया का जितना सारे रिचेस्ट कंट्री है, उनका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उन सब में से ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा आगे बढ़ रहा है हमारा इंडिया का इकोनॉमी। सो इंडियन इकोनॉमी इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, राइट ना। ये पहली बात है, ये बहुत अच्छा बात है। इंडिया गवर्नमेंट किया आपको मालूम है 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाया है पिछले 10 साल में। 25 करोड़ लोगों को ऊपर उठाया पॉवर्टी लाइन से। पॉवर्टी लाइन मतलब पॉवर्टी से लोगों को पॉवर्टी से ऊपर, पॉवर्टी का जो रेखा है, जो लाइन है, उससे ऊपर लाया। ये मोदी जी का अचीवमेंट है, ग्रेट अचीवमेंट है। क्योंकि लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वहीं पे पहले ही था कि गोल नंबर 1 था पॉवर्टी को एलिमिनेट करना, है ना। तो मिलेनियम डेवलपमेंट का भी गोल ऐसा था कि वर्ल्ड से पॉवर्टी दूर करना है। तो पॉवर्टी अर्थात जो दारिद्र्य, वो पॉवर्टी को एलिमिनेट किया। 25 करोड़ लोगों को
पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठना कोई छोटा बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है और ये मोदी जी का गवर्नमेंट किया, इसलिए हमको मोदी जी को वोट देना है, राइट। फिर दूसरा मैं यही बोलना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये 80 करोड़ पीपल को, 80 करोड़ लोगों को आप फ्री में रेशन दे रहा है। ये सोचिए, यूएसए का टोटल पॉपुलेशन कितना है? यूएसए का टोटल पॉपुलेशन है आपका 33 करोड़ और इंडिया उससे 2.5 गुना ज़्यादा लोगों को फ्री में रेशन दे रहा है। तो सोचिए, तो इंडिया का फूड क्रॉप कितना ज़्यादा स्टॉक में है। एफसीआई में हमारा जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, वहाँ पे कितना सारे फूड और फूड क्रॉप अर्थात चावल गेहूँ जमा हुआ है। तो इंडिया एग्रीकल्चरली बहुत रिच कंट्री है, ठीक है ना। अच्छा देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत हुआ। आप देखिएगा कितना सारे रास्ता हुआ, कितना सारे ब्रिज हुआ, कितना सारे एयरपोर्ट हुआ, कितना सारे रेल स्टेशन हुआ, कितना सारे जेटी हुआ, कितना सारे सी पोर्ट बनाया है ना। ये बहुत डेवलपमेंट हुआ। आप अगर घूमेंगे तो आप देखिएगा, आपको पता चलेगा। इंडिया 67 ईयर्स में मतलब इंडिपेंडेंस का बाद 74 एयरपोर्ट किया था ओनली, और वो तो डबल से भी ज़्यादा हो गया एयरपोर्ट अभी इंडिया में। मगर हमें और भी आगे बढ़ना है, और भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, और भी एयरपोर्ट्स बनाना है, और भी रेल स्टेशन बनाना है, वॉल स्टेशन रेल स्टेशन बनाना है। फिर इंडिया का जो रेल रोड है उसका भी ज़्यादा बढ़ाना है, क्योंकि लिए यूएसए फिर रशिया और चाइना से हमारा रेलवे ट्रैक थोड़ा कम है, तो उससे और भी आगे बढ़ाना है और हम बढ़ाएंगे। ये गवर्नमेंट जो आ रहा है, जो आगे जो डेफिनेटली आई एम वेरी मच श्योर कि आप लोग मोदी जी को वोट देंगे और बीजेपी नेक्स्ट पावर में आएगा और उसके बाद वो करेंगे, वो करके दिखाएंगे और ये हमारा विश्वास है कि वो ज़रूर करेंगे। अच्छा ठीक है ना। फिर इंक्लूसिव वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हुआ। अब देखिए 2014 में कितना यूनिवर्सिटी था इंडिया में? 723 यूनिवर्सिटी था, वो उसको 2023 में बढ़कर कितना हुआ मालूम है आपको? 1113 यूनिवर्सिटी। सो कितना यूनिवर्सिटी बढ़ा? 723 से लेके 1113 लगा लीजिए, 400 करीब 400 यूनिवर्सिटी बनाए 10 साल में इंडिया में 400 यूनिवर्सिटी बढ़ा। सिर्फ यूनिवर्सिटी बढ़ा ही नहीं, जो गर्ल स्टूडेंट है हायर एजुकेशन में, वो उसका भी एनरोलमेंट रेट बढ़ गया। पहले तो 2020 में अब जहाँ पे थे 27.9%, तो वो बढ़ गया। पहले क्या था? 2010 में था, 2010 में था वो कितना? 12.7% एनरोलमेंट रेशियो था, मगर वो 2020 में बढ़कर 27.9% हुआ। तो इतना ज़्यादा बढ़ गया। आप अभी देखिए टोटल हायर एजुकेशन में जब टोटल एनरोलमेंट था 3.4 करोड़ 2014 में, तो वो 2023 में बढ़कर 4.1% हो गया। आप बोलिए 4.1 करोड़ मतलब 4 करोड़ 1 लाख करीब स्टूडेंट हायर एजुकेशन में है इंडिया का। आप सोचिए कितना ज़्यादा स्टूडेंट अभी हायर एजुकेशन में एजुकेशन ले रहा है, इसका मतलब एम्पावर्ड हो रहा है ना। ओके। फिर फाइनेंशियल सपोर्ट, कोविड टाइम में हमने देखा कितना फाइनेंशियल सपोर्ट दिया सारे देशों को, सारे जो एंटरप्रेन्योर थे, जो पुअर पीपल थे, जो कंपनियां थे, सबको हमारा इंडिया गवर्नमेंट मदद किया, है ना। फिर इंडिया का क्रूड ऑयल खरीद किया। कैसे हिम्मत दिखाया इंडिया, जब यूएसए ने माना कर रहा था, फिर यूरोप ने, इंग्लैंड में माना कर रहा था कि आप कोई भी देश रशिया से क्रूड ऑयल खरीद नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए, उसका ऊपर एम्बार्गो लगाया था। मगर मोदी गवर्नमेंट क्या किया? मोदी ने बोला कि नहीं, हमारा इंडिया का इंटरेस्ट पहले है, पहले हमारा इंटरेस्ट हम देखेंगे, उसका तो उसके बाद बाहर का लोगों का बात सुनेंगे। तो बाहर का लोगों का मतलब यूएसए का, यूके का और यूरोप का, अदर कंट्रीज़ का बात नहीं सुन के वो इंडिया गवर्नमेंट मोदी जी का लीडरशिप में क्या किया? क्रूड ऑयल खरीद किया रशिया से कम दाम में। तो जब खरीद किया तो डेफिनेटली हमारा बचत हुआ, हमारा फॉरेन करेंसी बचत हुआ, हमारा इंडिया का जो ऑयल डिमांड था वो फुलफिल हुआ। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था मोदी गवर्नमेंट का, ठीक है ना। फिर अब देखिए फिनेंशियल सपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को कितना लाख दिया गया मालूम है? ये वो 2023 साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया 1.3 लाख करोड़
50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया। इंटरेस्ट फ्री लोन कितना 1.3 लाख करोड़ स्टेट गवर्नमेंट को वो दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट दिया। ये भी बहुत अच्छा काम किया के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये नहीं कि ओनली एक राज्य का डेवलपमेंट हो, जब सारे राज्य का, सारे डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट होगा तभी होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, है ना। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए आपको सारे स्टेट, सारे यूनियन टेरिटरीज को डेवलपमेंट करना चाहिए। ये मोदी का पास ये आइडिया है। इसलिए सारे गवर्नमेंट जितना है इंडिया में, सब हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट्स है सबको इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली मदद किया। और फिर देखा कि इंडिया वर्ल्ड में बिजनेस हब, मैन्युफैक्चरिंग हब कौन है अभी? चाइना। क्योंकि लिए चाइना का पास बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोचा कि मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है इसको। वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया बनेगा, क्योंकि लिए इंडिया का पॉपुलेशन अभी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए वर्ल्ड में जो कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, और इंडिया का जो एंटरप्रेन्योर्स है उसको बढ़ावा देना है, ताकि इंडिया का जो एंटरप्रेन्योर्स है वो और भी ज़्यादा कंपनियां खोले और ऐसे स्टार्टअप बनाए, ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसा कोई भी गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो जो 4.1 करोड़ स्टूडेंट्स पास करके, यूनिवर्सिटी से पास करके आ रहा है, तो उसको जॉब दे, नौकरी दे। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। वर्ल्ड में कोई भी गवर्नमेंट वर्ल्ड में कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए गवर्नमेंट को मालूम है, दैट इज़ वाई गवर्नमेंट हैज़ प्लान्ड टू ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, है ना। तो गवर्नमेंट इसके लिए ओनली ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करने से नहीं होगा। गवर्नमेंट सोचा कि इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। गवर्नमेंट फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का ऊपर इम्पोर्टेंस दिया और बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाया। अभी देखिए स्टेबल गवर्नमेंट है, फिर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, गुड गवर्नेंस है, ट्रांसपेरेंसी है, तो डेफिनेटली पीपल ऑफ अदर कंट्रीज विल कम हियर टू इन्वेस्ट देयर मनी। Okay, that is why the government of India has started ease of doing business and ease of living, and government सोचा कि अगर सिटीजन लोग अगर हैप्पी ना रहे, अगर हेल्दी ना रहे, तो डेवलपमेंट एक्टिविटी में कैसे पार्टिसिपेट करेगा। इसके लिए अगर आदमी लोग वर्ल्ड में, ओनली इंडिया का लोग नहीं, वर्ल्ड में लोग अगर हेल्दी रहे, इसके लिए रामदेव जी का योग, जो योगा, पतंजलि का योगा इंडिया में जो फेमस है, वो उसको पॉपुलैरिटी दिया, उसको प्रमोट किया, है ना। अभी लोग एक्सरसाइज करते हैं। आप अभी इंडिया में तो है ही है, वर्ल्ड में भी कोई भी जगह जाओ तो आप देखोगे कि योगा सेंटर है। पीपल आर डूइंग योगा टू मेक देयर लाइफ बेटर, टू मेक देयर लाइफ हेल्दी, राइट। ओके, सो ये इंडिया का, मोदी जी का अचीवमेंट है, इससे पहले कोई नहीं किया। आप बता सकते हैं कि कोई भी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर या कोई भी गवर्नमेंट कोई योग को लेके इंडिया का जो ट्रेडिशनल योगा सिस्टम है उसको प्रमोट किया? नहीं, आप नहीं देख पाओगे। सो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किया अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी। सो हमको धन्यवाद देना चाहिए उनको, और उसके लिए उनको तीसरा बार भी वोट देना चाहिए, ताकि वो पावर में आए और लोगों के लिए काम करें, उनको मदद करना चाहिए, ठीक है। फिर बैंकिंग सिस्टम में बहुत ही उन्होंने वो किया, उन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया। बैंकिंग सिस्टम में रिफॉर्म लाया, बहुत सारे बैंक को मार्च कर दिया, और अभी बैंकिंग सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो गया। फिर रिकैपिटलाइजेशन एंड मर्जर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स किया उन्होंने, है ना। इसका माध्यम से इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम वो अभी स्ट्रॉन्गर बन गया। और सिंप्लीफिकेशन ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को भी बहुत सिंप्लीफाई कर दिया, ताकि जो हम बोलते हैं बांग्ला में कि लाल फीतर बांधन, दैट रेड टेपिज्म हैज़ बीन रिवोक्ड, and government of India has simplified regulatory frameworks for doing business in India. As a result, उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम 1 लाख से ज़्यादा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट क्या किया, वो रजिस्टर्ड किया इस प्रोविज़न में, है ना।
फिर देखिए टैक्स पॉलिसी में रिफॉर्म लाया। टैक्स पॉलिसी में 2014 में टैक्स पॉलिसी कैसे यूनिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लाया उन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये तो बहुत ही अच्छा काम किया कि ये पहले जब लाया था सारे दुनिया इंडिया का बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी बहुत इसका अपोजिशन इसके लिए प्रोटेस्ट किया इसके अगेंस्ट में, बट अल्टीमेटली मुझे सोचा कि 17 कम से कम 17 ऐसा बहुत सारा टैक्स था जिसको यूनिफाई करके ये GST लाया। एक ही अभी टैक्स सिस्टम है, तो टैक्स सिस्टम बहुत इजी हो गया। इसके लिए क्या हुआ, गवर्नमेंट का पास बहुत पैसे आ रहा है, गवर्नमेंट का बहुत इंडिविजुअल एवं बहुत बिजनेसमैन वो क्या किया अभी टैक्स देने के लिए दे रहा है टैक्स, इसलिए गवर्नमेंट का इनकम ज़्यादा हो रहा है। ओके, फिर कैसा ज़्यादा हुआ इंडिया GST इट मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू होने का बाद इंडिया का फिनेंशियल इंडिया का कितना डेवलपमेंट हुआ ना। टैक्स कलेक्शन जहाँ पे 2018 में 0.9 लाख करोड़ था वो 2023 में जाके 1.5 लाख करोड़ हो गया। 2023 में 1.5 लाख करोड़, आप सोचिए कितना टैक्स बढ़ गया गवर्नमेंट का, ठीक है ना। तो जितना टैक्स गवर्नमेंट अर्न कर रहा है उतना टैक्स गवर्नमेंट खर्च कर रहा है गरीब लोगों के लिए, गरीब लोगों का डेवलपमेंट के लिए, है ना, रास्ता के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेंड कर रहा है इसके लिए। तो जितना टैक्स आएगा उतना गरीब लोगों का भलाई होगा उससे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप गवर्नमेंट सोचा कि गवर्नमेंट अकेला नहीं कर सकता है, इतना जो डेवलपमेंट करिए इतना गवर्नमेंट अकेला नहीं कर सकता है, इसलिए गवर्नमेंट प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इम्पोर्टेंस दिया और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ही आगे आने वाला दिन में हमारा डेवलपमेंट जो होगा वो डेवलपमेंट किया जाएगा, ठीक है ना। ओके, फिर इंट्रोडक्शन ऑफ आत्मनिर्भर भारत और सेल्फ रिलायंट इंडिया कॉन्सेप्ट। इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना है। इंडिया में ऐसा नहीं है कि आजकल ये इंटरनेशनल सिस्टम में कोई भी कंट्री अकेला रह सकता है, अकेला नहीं रह सकता है, अकेला रहेगा भी नहीं। बट इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनना है, इकोनॉमी में, एजुकेशन में, फिर एग्रीकल्चर में, सर्विस सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग में। इंडिया इट मीन्स इंडिया ज़्यादातर इंडिया का एक्सपोर्ट ना बढ़े, इंडिया का इंपोर्ट ज़्यादा ना बढ़े, इंडिया का एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़े और इंडिया का इंपोर्ट घटे। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सेल्फ रिलायंट इंडिया का इंस्पायर कर रहा है और इसको इनकरेज कर रहा है, ठीक है ना। फिर FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो अभी कोई सेक्टर है जिसमें 100% FDI हो सकता है। ये भी बहुत अच्छा है क्योंकि लिए जो बाहर का कंपनी है, जो बहुत बड़े इंटरनेशनल कंपनी है, वो इंडिया में आके बहुत सारे सेक्टर हैं वहीं पे इन्वेस्ट कर सकता है। फिर इकोनॉमिक जो ऑफेंस कर रहा है उसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ही सख्त है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एंड बहुत ही डिटरमाइंड है कि कोई भी करप्शन इंडिया बर्दाश्त नहीं करेगा। एंड नियरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करप्शन का कम करने के लिए बहुत सारे अरेंजमेंट किया एंड इसी से इंडिया का करप्शन रेट थोड़ा सा कम भी हो गया। एंड इसे इंडिया का माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंटरप्राइजेज जो है वो भी अभी बढ़ रहे हैं और अब उसके क्रेडिट लाइन गारंटी चालू किया। उस इंडिया गवर्नमेंट उन लोगों को क्रेडिट भी दे रहे हैं ताकि वो लोग उसका बिज़नेस ज़्यादा बढ़ा पाए और बढ़ रहा है भी। और स्टार्टअप इंडिया में बहुत ज़्यादा स्टार्टअप हुआ। पहले 2000 आप कितना बोलेंगे, हम 2016 में जब स्टार्टअप थे ओनली 452, वो बढ़कर 2023 में 98,000 हो गया। 98,000 कम से कम नियरली 1 लाख हो गया। आप सोचिए कितना स्टार्टअप बढ़ रहा है इंडिया में, कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। इफेक्टिव फिनेंशियल एक्सपेंडिचर भी बहुत बढ़ गया इंडिया में। पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, रोड कनेक्टिविटी, फिर इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बढ़ गया।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोल का ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रह के सोच रहा है कि नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेस यूज़ करके वो नॉन ट्रेडिशनल जो एनर्जी है उसको सपोज़ वाटर पावर, फिर सोलर पावर, सोलर एनर्जी, फिर हाइड्रो एनर्जी को ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए सोच रहा है और भी कर भी रहा है। ठीक है ना। एयरपोर्ट का रिफॉर्म हो रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन, रेलवे अपग्रेडेशन, ऑल दिस वर्क्स आर गोइंग ऑन। आप देखेंगे कितना वंदे भारत हुआ है ना, कितना अच्छा अच्छा ट्रेन आया, बुलेट ट्रेन आया। ये तो पहले हम कभी सोचा भी नहीं। अभी हमारा लंदन जैसे हमारा इंडिया में भी कलकत्ता में आपका गंगा रिवर का नीचे से मेट्रो जा रहा है। आप सोच, पहले हम कभी सोचा, ये हमारा सोच में भी कभी आया नहीं। हम इतना दिन से कभी सोचा भी नहीं कि ऐसा हो सकता है, मगर मोदी जी का ज़माना में ये हुआ, हमने देखा। पीपल देख रहा है। फिर इंडिया डिजिटाइजेशन रिफॉर्म हुआ, अभी इंडिया तो डिजिटाइज्ड हो गया। बहुत सारे लोग अभी डिजिटली एम्पावर्ड है और बहुत सारे लोग अभी यूज़ भी कर रहे हैं, है ना। रुपे कार्ड हम यूज़ कर रहे हैं, हम गूगल पे कर रहे हैं। ये सारे इस ज़माने में हुआ। मोदी जी का वो है, ये आपका अचीवमेंट है। अभी देखिए आप 10.11 करोड़ वुमेन लोगों को फ्री में गैस दिया, मतलब 10.11 करोड़, मतलब 10 करोड़ 11 लाख लोगों को, वुमेन महिलाओं को फ्री में गैस दिया गया। 11.72 करोड़ टॉयलेट्स, 11.72 करोड़ टॉयलेट्स, आप सोचिए कितना टॉयलेट्स फ्री में बनाया दिया गवर्नमेंट का तरफ से। 51.6 करोड़ जनधन अकाउंट, पहले तो लोगों के पास अकाउंट भी नहीं था। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी जी का इंस्पिरेशन में अभी आप देखिए जनधन, कितना सारे जनधन, 51.6 करोड़, लगभग 52 करोड़ जनधन अकाउंट खुला बैंक में। बहुत पहले तो दिक्कत हुआ, बहुत बैंक वाले भी मतलब परेशान हो गया था। फिर भी ये गवर्नमेंट, ये मोदी जी का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ। कभी भी इंडिया में ये काम नहीं हुआ, आप दिखा नहीं सकते, कोई भी गवर्नमेंट इंडिया में नहीं कर पाया। तो ये मोदी जी का एक्सक्लूसिव अचीवमेंट है। आप क्यों नहीं वोट देंगे मोदी जी को? देना है उनको, गवर्नमेंट में फिर लाना है, ताकि गवर्नमेंट का तरक्की, इंडिया का तरक्की, इंडियन लोगों का तरक्की और भी बढ़ जाए। हमारे लिए, हमारा भलाई के लिए हमें उनको वोट देना है और बीजेपी को वोट देना है, राइट। आप देखिए इंडिया में आयुष्मान भारत स्कीम हुआ। इस स्कीम से आप कोई भी इंडिया का कोई भी जाके हेल्थ स्कीम में आप 5 लाख रुपए का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा स्कीम है। अराउंड 1.25 लाख करोड़ ब्लैक मनी कलेक्ट किया। आप सोचिए कितना सारे मनी कलेक्ट किया, काला धन। 1.25 लाख करोड़ ब्लैक मनी रिकवर किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। तो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। फिर मेक इन इंडिया में वर्ल्ड में बहुत नाम किया इंडिया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अभी 2019-20 में था 74 बिलियन डॉलर, वो बढ़कर अभी थोड़ा 85 बिलियन डॉलर हो गया। मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। कोई एक इकोनॉमिस्ट का एक कॉलम में देखा आज या कल, वो बोल रहा है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा है। आज का पेपर में ही है, एक वेस्ट बंगाल का एक बंगाली मेन लीडिंग बंगाली न्यूज़पेपर है, उसमें लिखा कोई डेवलपमेंट स्टडीज़ एक प्रोफेसर क्या लिखता है वो। मुझे तो नहीं लगता है कि वो अच्छा से पढ़ाई करता है। तो जो भी है, इंडिया का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। इंडिया क्रिएटिंग माइलस्टोन्स, इंडिया बहुत सारे यूनिकॉर्न, फिर इंडिया में बहुत सारे यूनिकॉर्न बन रहा है। इंडिया में बहुत सारे हारून कंपनी बन रहा है। इंडिया में ग्लोबली 3rd रैंक में है अभी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अचीवमेंट है इंडिया का। इंडिया में बहुत सारे अमृत भारत स्टेशन बन गया है। फिर इंडिया का आप देखिए कि इंडिया में क्लीन एनर्जी, क्लीन एयर बन रहा है और क्लीन एनर्जी तैयार हो रहा है और इंडिया आगे बढ़ रहा है। वर्ल्ड में आत्मनिर्भर मशीन आ रहा है, बहुत सारे आत्मनिर्भर मशीन, यस, बहुत इलेक्ट्रिक मशीन आप देखेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल आप देखेंगे। सो इंडिया में कितना सारे बन रहा है अभी। तो धीरे धीरे और भी बन जाएगा, ताकि हमारा ऑयल सेव हो और हमारा एनवायरनमेंट भी सेफ रहे, इसके लिए। फिर इंडिया में बहुत सारी
5 मिलियन नया जॉब क्रिएट किया 2022 में। आप सोच सकते हैं, लोग बोलते हैं कि इंडिया में कितना कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई जॉब हुआ ही नहीं, जॉब मिला ही नहीं। मोदी जी का गवर्नमेंट उन लोगों के लिए मैं बोलता हूँ, सोर्स CMIE, राइट, उन्होंने बोला कि 8.5 मिलियन न्यू जॉब्स आर एडेड ड्यूरिंग सितंबर एंड अक्टूबर 2022। आप सोचिए एक साल में कितना नौकरी हुआ इंडिया में। फिर इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है। अभी 2025 में इंडिया का प्लान है कि वो $5 बिलियन का डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करें। फिर बिग आत्मनिर्भर भारत भी बहुत अच्छा हो रहा है। ओनली वो नहीं, इंडिया का नारी शक्ति उड़ान में आप देखिए, जहाँ पे यूपी में 4.7% वुमेन है, USA में 5.5, कनाडा में 7%, ऑस्ट्रेलिया में 7.5, मगर हमारा इंडिया में कॉमर्शियल पायलट कितना वुमेन है मालूम है? 12.4%। जब वर्ल्ड में इतना कोई देश का वुमेन नहीं है जो इतना कॉमर्शियल प्लेन चलाता है। इंडिया डिफेंस मिनिस्ट्री वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इंडिया फॉरेन मिनिस्ट्री बहुत अच्छा काम कर रहा है। इंडिया गवर्नमेंट ट्रिपल तलाक उठा दिया, फिर 370 उसका ख़त्म कर दिया, 35 से ख़त्म कर दिया। राम मंदिर बनाया। बहुत सारे लोगों का डिमांड था ताकि राम मंदिर बने, राम मंदिर अभी बन गया। अभी इंडिया डिजिटल हो गया, इंडिया इंपोर्ट्स कम कर दिया। इंडिया एग्रीकल्चर फूड एक्सपोर्ट बहुत सारा ज़्यादा बढ़ गया, 25% बढ़ गया 2022-23 में। आप देखिएगा बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहा है। ऐसे आप देखते जाएंगे, और भी बहुत सारे हैं। ऑलरेडी 30 मिनट हो गया, 31 मिनट हो गया, तो बहुत ज़्यादा हो गया। ये मुझे नहीं मालूम कि ये मेरा जो फ़ोन है वो उतना पूरा स्टोर कर सकता है कि नहीं। फिर अगर टाइम मिलेगा और स्कोप मिलेगा तो मैं दूसरा वीडियो में आपको और भी ज़्यादा जानकारी दूंगा। मगर ये जो जितना दिया वो इंडिया गवर्नमेंट का जो अचीवमेंट है, ये कोई भी गवर्नमेंट इससे पहले नहीं कर पाया। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बहुत सोच समझ के आपका वोट डालिएगा, ताकि बहुत स्ट्रॉन्ग भारत बनाना है, स्ट्रॉन्ग इंडिया बनाना है। और स्ट्रॉन्ग इंडिया जब होगा तो हम लोग भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, हमारा नौजवान भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, हमारा फार्मर भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो हमारा भलाई के लिए, हमारा सबका भलाई के लिए हमें बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बनाना है। और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट कोई लोकल पार्टी, कोई रीजनल पार्टी, कोई मिली जुली सरकार नहीं दे सकता। ओनली वन पार्टी, वन स्ट्रॉन्ग पार्टी, that is the ruling party, can give you better governance, better security, better development and good governance and corruption free India. With all this, ये सबका साथ मैं अभी आपसे विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।